तो हमने आपका कैंसर वाला पार्ट किया था ना, उसमें हमने बात की थी कि कैंसर क्या होता है, कैंसर के टाइप्स क्या है, कॉज क्या है कैंसर का और उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं। लेकिन हमारा एक्चुअली ना एक पोर्शन मिस हो गया था, ये वाला कैंसर डिटेक्शन का और आपका कैंसर डायग्नोसिस का, कि हम इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं और कैसे डायग्नोस करते हैं। बाकी हमारे सारा पोर्शन आपका हो गया था, तो आज मुझे आपको यही वाला पोर्शन कंप्लीट करवाना है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो असीमता? एनसीईआरटी रीड करते हो? नहीं करते असीमता? ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। तो आप सबको पता है कि देखो, जिसे हम आपने नॉर्मली सुना होगा, आजकल एक्चुअली जो कैंसर है वो काफी ज्यादा कॉमन हो गया है। पहले तो बहुत ही रेयर एंड बहुत बड़ा हुआ होता था जब किसी को कैंसर होता था, हम कहते हैं कि देखो उनको तो वहां पे कैंसर हुआ है। लेकिन आज जो कैंसर जो है वो इतनी बड़ी बात रह नहीं गई है, मतलब बात तो बड़ी ही है लेकिन हम उसको बड़ा नॉर्मली तरीके से डील करते हैं। तो अब इसका, अब फिर आपने एक बात सुनी होगी जब भी हम कैंसर के बारे में बात करते हैं कि उनकी फर्स्ट स्टेज है, उनकी सेकंड स्टेज है या फिर उनकी थर्ड स्टेज है। अब ये फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, हमें कैसे पता चलता है? हम डिटेक्ट करते हैं कैंसर को और कुछ ना कुछ हम टेक्निक का यूज करते हैं, उसके बाद उसको डायग्नोस करते हैं। तो यही वाला क्वेश्चन आज हम डील करेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि कैंसर आपका, पहली बात तो कैंसर है भी कि नहीं है, बिनाइन ट्यूमर है कि हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है कि हमारे पास थर्ड स्टेज है। तो यहाँ पे कैंसर की डिटेक्शन के लिए जिस जिस टेक्निक का हम यूज करते हैं ना, यहाँ पे कुछ मेंशन है। हम कैंसर की डिटेक्शन के लिए बायोप्सी करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी का स्टडी करते हैं टिश्यूज का और आपके ब्लड का, और साथ में हम बोन मैरो का टेस्ट करते हैं अगर हमारे पास किस किस में, इन केस ऑफ दी ल्यूकेमिया। अब यहाँ पे क्या है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज असेंशियल एज इट अलाउ द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुल इन मेनी मेनी केसेस। तो आपको पता ही है, अगर हमें किसी भी बीमारी को अगर हम डिटेक्ट कर लेंगे तो हम उसको क्योर कर सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी बॉडी में कोई बीमारी है तो हम उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो सबसे पहली जो टेक्निक आती है वो हमारे पास आती है बायोप्सी। इसके बारे में अभी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो बायोप्सी में देखिए यहाँ पे क्या होता है। ये जो आप यहाँ पे फोटो देख पा रहे हो, ये हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर का डायग्राम है। आपने ब्रेस्ट कैंसर तो बहुत ही कॉमन सुना होगा, बहुत ही ज्यादा कॉमन। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो फीमेल को बहुत ज्यादा होता है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये देख पा रहे हो एक्स्ट्रा, ये पर्पल कलर वाला, यहाँ पे क्या हो गया है, कैंसर का फॉर्मेशन, मतलब ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया है। अब हम क्या करते हैं, बायोप्सी में होता क्या है कि ये ट्यूमर की ग्रोथ हुई है ना यहाँ पे, इधर अगर मैं यहाँ पे दूसरा ये वाला पहले, ये देखिए आप इस वाले पोर्शन में, तो हम एक निडल लेते हैं और निडल की हेल्प से हम क्या काम करते हैं, निडल की हेल्प से हम थोड़ा सा छोटा सा मांस यहाँ पे निकाल देते हैं, छोटा सा मांस। हमने यहाँ पे निडल की हेल्प से क्या किया, थोड़ा छोटा सा यहाँ पे टिश्यू निकाल लिया, एक छोटा सा हमने यहाँ पे सैंपल ले लिया। सैंपल लेने के बाद हम क्या करते हैं, इस सैंपल को हम एग्जामिन करते हैं, हम चेक करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है कि चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप का, जिसमें हम किस टेक्निक का यूज करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी का यूज करते हैं। अब देखिए, जो हमने वहां पे, जैसे आपने वहां पे पिक्चर में देखा कि मान लेते हैं किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट से हमने छोटा सा टिश्यू लिया, उस टिश्यू के उसके बाद हम क्या करते हैं, छोटे छोटे उसको टुकड़े करते हैं, और टुकड़े करने के बाद हम उसकी एक स्लाइड बनाते हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एंड इस स्लाइड को हम कहाँ पे देखते हैं, अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंडर जब हम देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से नजर आता है। देखिए, अगर हमारा जो हमने टिश्यू वहां पे निकाला है अगर वो नॉर्मल है, वहां पे कोई ट्यूमर नहीं बना है, तो हमें इस तरीके से कुछ सेल नजर आते हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। देखिए, नॉर्मल सेल है, और जो आप ये कलर देख पा रहे हो ना, एक्चुअली हम इसकी स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग के बाद ही कलर आता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कितने सारे सेल हैं और इरेगुलर मैनर में अरेंज है। ये देखो ना यहाँ पे जिगजैग। तो एबनॉर्मल अरेंजमेंट है सेल की, जो हमें ये डिटेक्ट करता है कि यहाँ पर क्या है, कि पर्सन की जो उनके जो सेल है वो वहाँ पे नॉर्मली अरेंज नहीं होते हैं।
तो हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टो का मतलब ही होता है टिश्यू की स्टडी करना, और पैथोलॉजी होता है जिसमें हम पैथोजन चेक करते हैं कि कुछ है तो इसमें, और ये काम कौन करता है, ये काम करते हैं पैथोलॉजिस्ट ही करते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है, डायग्नोज करना एंड स्टडी करना डिजीज का ऑफ द टिश्यू, इन्वॉल्विंग द एग्जामिनिंग द टिश्यू और सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंडर हम उनको स्टडी करते हैं। उसके बाद हमें इस तरीके से अपनी स्लाइड क्या होती है, विजिबल होती है। So histopathologists are responsible for making the tissue diagnosis and helping the clinicians manage a patient care. अब अगर आप बायोप्सी, तो देखो बायोप्सी और आपकी हिस्टोपैथोलॉजी आपकी साथ साथ चलती है। बायोप्सी का सिंपल सा मतलब है कि हमने टिश्यू निकाल दिया, हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब है कि बाद में हम उसको यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। तो बायोप्सी में भी देखिए यहाँ पे क्या चीज मेंशन की गई है, बायोप्सी में क्या करते हैं, सैंपल ऑफ टिश्यू टेकन फ्रॉम द बॉडी। अब जरूरी है कि ब्रेस्ट से हमारी बॉडी के जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम है, मान लेते हैं कि माउथ में प्रॉब्लम थी, तो किसी किसी को इंटेस्टाइन का कैंसर होता है, वहां से निकाल लिया, मतलब जो जो पार्ट हमारा डिफेक्टेड है वहां से हम इस मतलब थोड़े से टिश्यू को निकालते हैं नीडल का यूज करके। तो बायोप्सी क्या होता है, इज अ सैंपल ऑफ टिश्यू टेकन फ्रॉम बॉडी, किस लिए करते हैं, इन ऑर्डर टू एग्जामिन इट मोर क्लोजली। A doctor should recommended a biopsy when an initial test suggests an area of tissue in the body is not normal. जब हमारे पास कोई भी टिश्यू क्या है, नॉर्मल नहीं होता है। So doctors may call an area of abnormal tissue a lesion, tumor or a mass. अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे बात करते हो कि एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है, तो एक बार आप एनसीईआरटी की लाइंस भी एज इट इज पढ़ सकते हो कि बायोप्सी क्या होती है, इन बायोप्सी अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू, मतलब जिसमें आपको सस्पेक्टेड है कि ये हो सकता है, हम कट करते हैं उसको, किसमें करते हैं, थिन सेक्शन में। जैसे आई होप आपने केमिस्ट्री बनाए, सॉरी आपने बायो की लैब में आपने स्लाइड का प्रिपरेशन किया होगा, प्लांट टिश्यू का एनिमल टिश्यू का आपने स्टडी किया होगा। हम छोटे छोटे उसके सेक्शन कट करते हैं और फिर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, बाद में उसकी स्टेनिंग भी करते हैं सैफरन के साथ। तो सबसे पहले बायोप्सी में हमने एक पीस लिया सस्पेक्टेड टिश्यू का, बाद में इसको कट किया थिन सेक्शन में, फिर इसको स्टेन किया, देन इसको एग्जामिन किया अंडर द माइक्रोस्कोप, उसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। और ये सारा काम कौन करता है, सारा काम करते हैं पैथोलॉजिस्ट करते हैं। तो कैंसर का डिटेक्शन बायोप्सी हो गया, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी हो गया। अब लास्ट में हमारे पास है बोन मैरो टेस्ट। अब बोन मैरो का टेस्ट हम कब करते हैं, फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन केस ऑफ द ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर को बोलते हैं। अब एक बार इसको देखते हैं, बोन मैरो के टेस्ट में क्या करते हैं। आप सबको पता है जो हमारी बोन होती है, ये बोन है, इसके अंदर ही बोन मैरो होता है, और इसके अंदर जो बोन मैरो होता है वही आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, वही डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करता है, और वही प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है, जितने भी हमारे पास सेल के कंपोनेंट्स होते हैं। अब बोन मैरो के टेस्ट में क्या होता है, हम इस बोन मैरो को ही चेक करते हैं। जैसे आप यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, इसमें हमने क्या किया है, हमारे पास एक पर्सन है, उसकी बोन, ये देखिए ये यहाँ पे बोन का डायग्राम है, देखिए बोन की आउटर लेयर है और ये इसकी इनर वाली लेयर है जहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी हम एक नीडल लेते हैं और नीडल यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, और नीडल इंजेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा हम यहाँ से बोन मैरो निकालते हैं। इसीलिए जब भी कभी बोन मैरो निकाला जाता है ना, बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। आप खुद सोचो, देखो बोन के नीचे से देखो वो यहाँ से बोन मैरो निकाल रहे हैं, कितना ज्यादा डीप होता है ये। ऊपर से थोड़ा सा मांस निकाल लेना वो फिर भी ठीक है, लेकिन सोचो हड्डी के अंदर से निकालना, इसके अंदर से, और सोचो सबसे बाहर हमारी स्किन की लेयर है, स्किन के बाद बोन मैरो, तो काफी ज्यादा पेनफुल होता है बोन मैरो। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप सबसे पहले ये देख लीजिए, जो हमारे ब्लड के सेल होते हैं, नॉर्मल सेल ये वाले होते हैं जो आप इस फोटो में देख पा रहे हो, ये हमारे पास देखिए आरबीसी है। एनेस्थीसिया देते हैं असीमता, उसके बावजूद भी काफी ज्यादा पेनफुल होता है। एनेस्थीसिया तो दिया ही जाता है, उसके बिना तो कोई परफॉर्म ही नहीं हो सकता है, और बोन मैरो जैसा टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक्चुअली मैंने ये सुना है कि मतलब एक्चुअली मेरी पहले जहाँ पे मैं रहती थी वहां पे कुछ दी वगैरह थे, वो ना पीजीआई से पीएचडी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक बात बताया था कि जो ये बोन मैरो का जो होता है काफी ज्यादा पेनफुल होता है, एनेस्थीसिया देने के बाद भी काफी ज्यादा पेनफुल होता है। एनेस्थीसिया तो हर एक टेस्ट में देते ही देते हैं, आप कुछ भी जब इस तरीके आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो या कुछ भी इस तरह की टेक्निक का यूज कर रहे हो।
तो यहाँ पे अब देखिए ये हमारे पास नॉर्मल ब्लड के सेल हैं, ये रेड वाले हैं आरबीसी, और बाकी ये न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये क्या है आप सबको पता है, ये हमारे पास क्या है, दीज आर द डब्ल्यूबीसी, और यहाँ पे कुछ प्लेटलेट्स भी है, ये नॉर्मल ब्लड सेल है। लेकिन जिस पर्सन को ल्यूकेमिया होगा, ल्यूकेमिया क्या होता है, इट इज अ कैंसर ऑफ ब्लड सेल, मतलब जो ब्लड को बनाने वाले सेल होते हैं, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू, उनके अंदर कैंसर हो गया है। अब अच्छे अब ध्यान से देखिए, इसमें आपको नजर आ रही है बड़े बड़े सेल नजर आ रहे हैं, ये देखिए एबनॉर्मल सेल, इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। तो यहाँ पे देखिए अब जब हमने ये टिश्यू को निकाला, आप इस फोटो में के अंदर भी देख सकते हो, दोनों से सेम ही डायग्राम है कि हम यहाँ पे देखिए एक निडल लेते हैं जिसको बोलते हैं बायोप्सी निडल। एक्चुअली बोन मैरो टेस्ट में भी एक्चुअली ये बायोप्सी ही हो गया है, बोन मैरो को निकाल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास हिप बोन है, हिप बोन को क्या बोलते हैं आप इसको, आपका कौन सा गर्डर होता है यहाँ पे, पेल्विक, पेल्विक होता है, पेल्विक गर्डर होता है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे देखिए बोन मैरो को निकाला, और बोन मैरो को निकालने के बाद सेम वही है, हम इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके बाद करेंगे हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे उनको। अब अगर सोचो तो हमें इस तरीके की कंडीशन, अगर हमें कैंसर हो गया तो हमें इस तरीके के सेल वहां पे नजर आएंगे, और अगर नॉर्मल होगा तो ये नजर आएगा। अब यहाँ पे देखिए बोन मैरो के टेस्ट में करते क्या है, बोन मैरो को रिमूव करते हैं किसकी हेल्प से, लॉन्ग थिन निडल लेते हैं, लॉन्ग होती है लेकिन पतली होती है काफी ज्यादा। सैंपल इज सेंट टू अ लेबोरेटरी टू लुक फॉर द ल्यूकेमिया सेल, ल्यूकेमिया सेल को देखने के लिए हम उसको लेबोरेटरी में भेजते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है डायग्नोसिस ल्यूकेमिया, इज अ ब्लड टेस्ट। एक्चुअली बोन मैरो टेस्ट से पहले हम यहाँ पे ब्लड का टेस्ट करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्लड के सेल को एग्जामिन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा। If the test show that the count for your different type of blood cells are abnormal, ये देखिए abnormal ही है ना यहाँ पे देखिए, अगर नॉर्मल है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि जो ब्लड सेल्स होते हैं लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो क्या एब्नॉर्मल है, तो डॉक्टर सस्पेक्ट करता है कि हो सकता है कि उन्हें क्या हो गया है, ल्यूकेमिया हो गया है। उस केस में ही वो बाद में बोन मैरो का टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। डायरेक्ट नहीं कहते हैं बोन मैरो का, पहले सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट के बाद ल्यूकेमिया का टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, बोन मैरो टेस्ट करते हैं। सो डॉक्टर ने ऑल्सो ऑर्डर अ बोन मैरो बायोप्सी टू हेल्प द कंफर्म द डायग्नोसिस। सो ल्यूकेमिया होता क्या है, कैंसर होता है, किसका कैंसर होता है, बॉडीज ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू, मतलब हमारे बॉडी में जो ब्लड के टिश्यू को बनाते हैं, मतलब जो आरबीसी को बनाते हैं, जो डब्ल्यूबीसी को बनाते हैं, जो प्लेटलेट्स को बनाने वाले टिश्यू हैं। कौन है, सबको पता है बोन मैरो के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, बताइए कौन बनाते हैं सारे, बी सेल, बी सेल होते हैं ना यहाँ पे, यस मैम, बात भी की थी हमने, जैसे बी लिम्फो, टी डब्ल्यू, लिम्फो, हाँ लिम्फोसाइट से वही तो करते हैं यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए तो हमें बोन मैरो का टेस्ट करना है, बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं कोई और टेस्ट। तो उसमें क्या है हमारे पास कि जो ब्लड को बनाने वाले टिश्यू होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, कैंसर हो जाता है, इंक्लूडिंग द बोन मैरो एंड द लिम्फेटिक सिस्टम। तो ल्यूकेमिया नॉर्मली या यूजुअली मोस्टली कह लो किससे इन्वॉल्व होता है, डब्ल्यूबीसी से, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इसका काउंट आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब जो हमारे पास जितनी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी गई है, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, जस्ट ओनली समझने के लिए है। एनसीईआरटी में बस ओनली इतना सा पैराग्राफ लिखा गया है जो ये वाला है, बाकी स्लाइड्स एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है, तो आप देख लेना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, बोन मैरो टेस्ट किससे करते हैं, फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन केस ऑफ द ल्यूकेमिया, ठीक है, बस इतना सा वहां पर मेंशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम और क्या क्या चीजें करते हैं, सिंपल सी बात है, ये तो आप सबने सुना होगा, एक्सरेज करते हैं। जब भी हमें कोई भी कुछ भी हो गया, एक्सरेज का यूज तो हम नॉर्मली कर लेते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं। लेकिन एक्सरे एक्चुअली क्या होता है, एक्सरे हमें हमेशा 2D व्यू देता है। 2D क्या होता है, 2 डायमेंशनल व्यू। जब भी हम एक्सरे करवाते हैं, हो सकता है कि हमें कैंसर हो, लेकिन बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं हमारी बॉडी के जो एक्सरे में हमें नजर नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब कोई चीज हमें एक्सरे में नजर नहीं आती है, उसके बाद ये एक्सरे है, सबने करवाया होगा कभी ना कभी,
अपनी लाइफ में। एक्सरे से अगर बात नहीं बनती है, मान लेते हैं कि हमने अपना टेस्ट करवाया और एक्सरे हमारा एकदम रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम क्या करवाते हैं, उसका हम करते हैं सीटी स्कैन। सीटी स्कैन भी आपने सुना होगा। सीटी स्कैन क्या होता है? सी का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब सीटी स्कैन में क्या होता है, इस तरीके की एक मशीन होती है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो आप देखो इस तरीके से हमारे पास एक पूरा बेड की टाइप होता है। हम इस पे यहाँ पे पेशेंट को लिटा देते हैं और इस मशीन के अंदर अंदर ये आपका अंदर चला जाता है। उसके बाद यहाँ से कुछ रेज आती है। तो सीटी स्कैन में भी जो हम जिस रेज का यूज करते हैं वो कौन सी रेज होती है? एक्स रेज होती है। अब आपको पता है एक्स रेज कौन सी है? आयनाइजिंग रेज ही होती है। और क्या करते हैं, जब हम सीटी स्कैन करते हैं तो हमें कैसा व्यू मिलता है? हमें मिलता है आपका 3D व्यू। तो जो चीज हमें एक्सरे में नहीं मिली थी, हो सकता था कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो लेकिन हमें यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुई, तो सीटी स्कैन में वो क्या हो जाएगी? डिटेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी बॉडी की जो इंटरनल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सीटी स्कैन का यूज करते हैं। तो एक्सरे भी यूज करते हैं बट एक्सरे उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना सीटी स्कैन है, क्योंकि ये हमें 2D व्यू देता है और ये हमें 3D व्यू देता है। और इसमें हम किसका यूज करते हैं? एक्सरेज का। यहाँ से बहुत सारी लाइट पास होती है, वो जो लाइट होती है वो हमारे पास एक्सरे ही होती है। और लास्ट हमारे पास है ये वाली। एक्चुअली आपको देखने में दोनों मशीन सेम लग रही होगी लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। ये जो नीचे वाली ये हमारे पास एमआरआई की मशीन है। एमआरआई क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करने के लिए ही क्या करते हैं, मतलब जो भी अगर कहीं पर भी अंदर प्रॉब्लम है उसके लिए हम एमआरआई करवाते हैं। अब एमआरआई का को करवाने का रीजन ओनली कैंसर ही नहीं होता, और भी बहुत सारी डिजीज होती हैं जिनके लिए हम एमआरआई करते हैं। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट वाली फोटो देख पाओ ना, इसको देखो, ये होती है प्रॉपर एमआरआई की मशीन। तो देखिए सीटी स्कैन में और एमआरआई में डिफरेंस क्या है। सीटी स्कैन में हमने क्या काम किया था, वहां पे यहाँ पे कौन सी रेज आ रही थी? एक्स रेज आ रही थी। लेकिन हमारे पास ये जो एमआरआई होता है, यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, इसीलिए इसको बोला है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। यहाँ पर हम आपका एक्स रेज का यूज नहीं करते हैं। समझ आया? और इसको एक्चुअली हम रेडियोग्राफी बोलते हैं, जो मैं अभी आपको बताना भूल गई। तो सीटी स्कैन का मतलब क्या था? कंप्यूटर टोमोग्राफी, जहां पे हम एक्सरेज की हेल्प से देखते हैं। एमआरआई में हम क्या करते हैं? एमआरआई में हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। और ये माना गया है कि इसमें से जो सबसे सेफेस्ट है, मतलब एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया और एमआरआई हो गया, इन तीनों में से सबसे सेफ हमारे पास एमआरआई होता है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर दोनों का सेम ही है कि हम यहाँ पे पेशेंट को, देखो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिटा देते हैं और फिर उसको यहाँ पे की जो मशीन होती है, अगर आपका कभी एमआरआई हुआ हो या आपने किसी का देखा हो तो इसमें ना ये एकदम अंदर की तरफ चला जाता है। तो ये क्या करते हैं, हमारी पूरी बॉडी को स्कैन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सी फील्ड होती है? यहाँ पर होती है मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए क्या होता है कि जब आप इस रूम में जाते हो ना, जो एमआरआई वाला रूम होता है, एक्चुअली काफी बड़ा रूम होता है और ये मशीन भी काफी बड़ी होती है। तो जो भी पेशेंट होता है या उसके साथ कोई भी इनका जो रिलेटिव वगैरह है, उनकी पहली बात तो फोन्स वगैरह बिल्कुल अंदर अलाउ नहीं होते हैं, क्योंकि ये खुद ही सोचो चुंबक ही होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड। उसके साथ साथ में पेशेंट की बॉडी में कोई भी कुछ ऑर्नामेंटल नहीं होता। ये नहीं कि मान लेते किसी ने कुछ इयरिंग्स पहने हैं, नोज पिन पहना है, कोई कड़ा, कुछ नहीं होता। बॉडी पूरी पूरी एम्प्टी होती है, कुछ भी यहाँ पे अलाउ नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ फर्क पड़ सकता है ना, अपनी तरफ यहाँ पे खींच सकता है। तो ये हमारे पास एमआरआई की मशीन है। तो ध्यान रखना, एमआरआई और सीटी स्कैन आपको देखने में सिमिलर लगता है काफी ज्यादा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा गया है। टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी, जहां पे हम रेडियो वेव्स का यूज कर रहे हैं। यूज ऑफ एक्सरे, तो ऑब्वियसली बात है एक्सरे में हम एक्सरे का ही यूज करते हैं। सेकेंड आती है सीटी। सीटी क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एंड लास्ट में हमारे पास आता है एमआरआई। तो ये एक्सरे है, ये वाला सीटी स्कैन है जिसको हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं, और लास्ट में हमारे पास एमआरआई है। तो टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी, यूज ऑफ एक्सरेज, सीटी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड लास्ट आती है एमआरआई।
magnetic resonance imaging are very useful to detect cancer of the internal organs। और इसमें से जो सबसे ज्यादा सेफ है वो हमारे पास MRI होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहली बात तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, इसके अलावा हम यहाँ पे आपकी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का यूज करते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशंस नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आयनाइजिंग रेडिएशंस है, इसलिए ये माना जाता है कि MRI सेफ है। तो यहाँ पे देखिए हम सिटी में क्या कर रहे हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी किसका यूज करता है? एक्सरे का यूज करता है। किस लिए? टू जनरेट अ 3 डायमेंशनल इमेज किसकी? इंटरनल ऑर्गन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम इंटरनल ऑब्जेक्ट को, इंटरनल ऑर्गन्स को देखना चाहते हैं तो हम सीटी स्कैन का यूज करते हैं। और यहाँ पर कौन सी रेज का यूज कर रहे हैं? एक्स रेज का यूज करते हैं। और आप सबको पता है एक्स रेज कैसी रेज होती है? इट इज अ आयनाइजिंग रेडिएशन, जिनकी वेवलेंथ क्या होती है? बहुत कम, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। MRI क्या यूज करता है? MRI यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस भी यूज करता है टू एक्यूरेटली डिटेक्ट द पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन द लिविंग टिश्यू। अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर हमने सारे टेस्ट करवा लिया, ना एक्सरे में कुछ आया, ना सीटी स्कैन में कुछ आया है, MRI में सब कुछ आ जाता है। ये सबसे एक्यूरेट हमें रिजल्ट देता है और सबसे सेफ भी है। तो ये हमारे पास थी कुछ आपकी टेक्निक। तो देखिए अब तक हमने यहाँ पे कौन कौन सी टेक्निक पढ़ी है। हमने पहले बात की बायोप्सी की, कि बायोप्सी का यूज करते हैं। फिर हमने बात की हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी करते हैं। फिर हमने बात की कि हम बोन मैरो का टेस्ट करते हैं इन केस ऑफ ल्यूकेमिया। उसके बाद एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं और फिर लास्ट में MRI करते हैं। अब बहुत बार क्या होता है, हम एंटीबॉडीज का भी यूज करते हैं कैंसर को चेक करने के लिए। अब एंटीबॉडीज का यूज कैसे कर रहे हैं उसको समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसको समझाने के लिए एक मिनट, ये वाला जो पैराग्राफ है इसको समझना। आप देखिए होता क्या है कि जब भी देखिए, आप ये मानते हो कि जो हमारी बॉडी के खुद के सेल है वो हमारे लिए खुद के लिए एंटीजन नहीं है, लेकिन अगर हमारी बॉडी का सेल किसी और की बॉडी में जाएगा तो वहां पर एंटीजन की तरह बिहेव करेगा। करेगा ना। अब बात ये है कि वो एंटीजन की तरह बिहेव कैसे करेगा। एक्चुअली ये चीज मैंने आपको बताई नहीं है, थोड़ा थोड़ा बस मैंने आपको बताया था। हमारी बॉडी के जितने भी सेल होते हैं ना, उन सब पे कुछ इस तरीके से रिसेप्टर होते हैं जो हर एक सेल को डिफरेंशिएट बनाते हैं। इसको बोलते हैं MSC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये हर एक सेल में क्या होता है? डिफरेंट होता है। और नॉर्मली हम इसको बोल देते हैं एंटीजन। तो ये हमारी बॉडी की खुद के एंटीजन है, मतलब हमारे लिए एंटीजन नहीं है, ये किसी और के लिए है। अब क्या होता है कि अगर हमारा सेल, ये वाला एक नॉर्मल सेल है, एक सेल हमारी बॉडी का नॉर्मल है। अब किसी ना किसी रीजन की वजह से हमारी बॉडी में कैंसर हो गया और अब यहाँ पे बन गया है हमारे पास आपका एबनॉर्मल सेल। मान लेते हैं एबनॉर्मल बन गया। अब ये जो नॉर्मल सेल था, इसके सरफेस पे कुछ एंटीजन प्रेजेंट था और ये हमारी बॉडी का खुद का ही है, इसलिए हमारी बॉडी इस एंटीजन के लिए कोई एंटीबॉडीज नहीं बनाएगी ना, क्योंकि तो हमारी बॉडी का खुद का ही है। लेकिन अब ये सेल नॉर्मल हो गया, ये एबनॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल नहीं है। ब्लू वाला क्या हो गया है? एबनॉर्मल हो गया। अब इसके सरफेस पे भी यहाँ पे कुछ ना कुछ एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडीज बनेगी। लेकिन अब ये जो एंटीबॉडी होगी ये क्या होगी? एबनॉर्मल होगी। जिस तरीके से ये सेल नॉर्मल है, सॉरी एंटीजन बोलना था, सॉरी एंटीबॉडीज नहीं, एंटीजन। अब ये जो एबनॉर्मल सेल है, इसके सरफेस पे जो एंटीजन बनेगा जो इस सेल को रिप्रेजेंट करेगा, एक्चुअली ये एंटीजन ना सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं, जिनको हम APC भी बोलते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि ये जो आपका एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में क्या होगा? एबनॉर्मल ही होगा, मतलब अलग होगा। अब ये एबनॉर्मल एंटीजन है, मैम रिसेप्टर नहीं होगा?
हाँ जी, मैम रिसेप्टर नहीं होगा। क्या किसके लिए रिसेप्टर नहीं होगा? मैम मैं कह रहा हूँ जो आपने एंटीजन लिखा है रिसेप्टर नहीं होगा। नहीं, रिसेप्टर कह लो, मैं कह रही हूँ कि इसको स्पेसिफिकली हम एपीसी कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। रिसेप्टर तो है ही है मतलब, लेकिन इसका जो करेक्ट वर्ड है ना वो एपीसी है। जब आप बाद में पढ़ोगे तो आप रिसेप्टर नहीं, आप उसको एपीसी बोलोगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। क्योंकि एंटीजन इस सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है ना उसको, वही तो उसको डिफरेंट यस बना रहा मैम। है। तो मैं कह रही हूँ कि करेक्ट वर्ड एपीसी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो मेरा सेल एबनॉर्मल हो गया था, उसके सरफेस पे भी एंटीजन है, मतलब एपीसी प्रेजेंट है। अब नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में ये एपीसी क्या होगा, डिफरेंट होगा, और हमारी बॉडी इसको पहचान लेगी कि ये नॉर्मल नहीं है। तो वो क्या करेगी उस केस में वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। अब नो डाउट कि हमारा इम्यून सिस्टम उतना काम नहीं कर पाता है, बट फिर भी क्या है, कुछ ना कुछ वो एंटीबॉडीज बना ही लेता है इस एंटीजन के लिए। तो जो एंटीबॉडी यहाँ पे बनी है ना इस एंटीजन के लिए, हम क्या करते हैं, उस एंटीबॉडीज को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और हम उससे हमें ये पता चल सकता है कि कोई पर्सन मतलब कैंसर से सफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे हमने कहा ना कि हम टेक्निक का यूज कर रहे हैं, तो कई बार हम एंटीबॉडीज का भी यूज करते हैं कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ एंटीबॉडीज ऐसी हैं जो अगर हमें कैंसर हो गया है वो तभी बनेगी, अदरवाइज वो उनका फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कब हुआ है, किसके अगेंस्ट में हुआ है, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के लिए, आर ऑल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड। हम यहाँ पे मोल बायो का यूज करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है, जिसमें आप रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ते हो, आप ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ते हो, आप ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ते हो। मतलब डीएनए कैसे अपना नंबर बढ़ाता है, डीएनए कैसे आरएनए बनता है, और आरएनए से फिर कैसे प्रोटीन बनती है, इसी को बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये हम आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं। मतलब इनके हम यहाँ पे आपके हम यहाँ पे केमिकल लेवल पे चले जाते हैं, कि अगर हम बात करते हैं जैसे आपका डीएनए है, आरएनए है, किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या है, हम बात करते हैं शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, बेस होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक यूज करते हैं, और कहाँ पे अप्लाइड करते हैं, टू डिटेक्ट द जीन इन इंडिविजुअल्स विद इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर। अब इसका मीनिंग क्या है, अब यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करना। कई बार हमारी बॉडी में, सबकी बॉडी में नहीं होता, प्लीज ध्यान रखना, सबकी बॉडी में ऐसा नहीं है। किसी किसी की बॉडी में, उनके न्यूक्लियस के अंदर ऐसी जीन्स पाई जाती हैं जो कैंसर कॉज करती है। मैंने क्या कहा, जैसे बहुत सारी डिजीज क्या होती है, इनहेरिट होती है ना, लाइक सिकल सेल एनीमिया हो गया आपका, या फिर वो हो गया, सॉरी आपका कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया। ये सारी डिजीज क्या है, इनहेरिटेड है। मतलब जो पेरेंट्स हैं उनसे बच्चों में ट्रांसफर होती है, चिल्ड्रन के अंदर। तो इस तरीके से क्या देखा गया है कि जो हमारी बॉडी के सेल होते हैं, सेल में कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, उसमें कई बार कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कैंसर को कॉज करते हैं। एंड ये जो जीन्स होती है ना, ये क्या होती है, ये इनहेरिटेड होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो सकती है। एक पता नहीं कहाँ का केस है, वो मुझे उस लेडी का नाम तो नहीं याद आ रहा, बट एक काफी फेमस एक्टर है, यहाँ इंडिया के लिए बाहर की ही है। तो एक्चुअली उनकी मदर को ना ब्रेस्ट का कैंसर हुआ था। तो क्या देखा गया कि उनके ब्रेस्ट कैंसर का रीजन क्या था, उनकी डेथ भी हुई थी उस ब्रेस्ट कैंसर की वजह से, कि उनके डीएनए के अंदर वो जीन थी जो वहां पे कैंसर कॉजिंग थी। तो उसके बाद वो जो लड़की थी ना, वो काफी फेमस है, नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने फिर क्या काम किया, उन्होंने अपना टेस्ट चेक करवाया कि अगर मेरी मदर की डेथ ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हुई है और ये इनहेरिटेड है, तो हो सकता है कि वो मेरी बॉडी में भी हो। तो जब उन्होंने अपना टेस्ट करवाया तो उन्होंने ये देखा कि उनके पास भी वो जीन कैरी कर रही थी। तो उन्होंने उसको फिर बाद में कुछ उनको टेक्निक का यूज करके उसको क्योर करवा लिया, मतलब उस जीन को ही रिमूव करवा लिया। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है
कि हमारे पास कुछ टेक्निक ऐसी है जिसको हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, टू डिटेक्ट द जीन को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं इन इंडिविजुअल विथ इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर। तो बहुत सारी ऐसी जीन्स होती हैं जो कैंसर कॉजिंग होती है और वो क्या होती है, इनहेरिटेड होती है। लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, उन सारी जीन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, किसका यूज करके, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की कुछ टेक्निक होती है, कुछ हम मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो वो ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनका डायग्नोज भी हम उनको इसी तरीके से कर सकते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन which predispose an individual to certain cancer may be very useful in prevention of cancer। तो वही बात होगी कि अगर हम आइडेंटिफाई कर दें उन जीन्स को, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि वो स्प्रेड ना हो। So such individual may be advised to avoid exposure to particular carcinogen। तो कार्सिनोजन क्या होता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट वही होता है। तो ऐसे इंडिविजुअल को हमें क्या एडवाइस करना चाहिए कि आप अवॉइड करो कि आप किसी भी कार्सिनोजन के एक्सपोजर में ना हो, जिसकी वजह से आप क्या बन जाओ, ससेप्टिबल मतलब वो आपकी एक्टिवेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल टोबैको स्मोक इन केस ऑफ द लंग कैंसर। तो आप सबको पता है कि टोबैको के अंदर क्या होता है, केमिकल होता है जो कार्सिनोजन की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लंग कैंसर होता है। तो आपको ये समझ में आया लास्ट वाला पैराग्राफ कि नहीं आया? बताइए। वासु संदेश। आगे मैम। तो आपका इतना ही पोर्शन था इसका, जो पोर्शन मेरा मिस हो गया था आपके डिटेक्शन वाला। ठीक है, तो एक बार प्लीज आप इसको दोबारा देख लीजिए कि हमने कैंसर की डिटेक्शन के लिए और उसके डायग्नोसिस के लिए किस किस का यूज किया है। हमने यूज किया है आपका बायोप्सी का, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी का, बोन मैरो टेस्ट। किस लिए करते हैं, ध्यान रखना, बोन मैरो टेस्ट हम ल्यूकेमिया में ही करते हैं। ल्यूकेमिया क्या होता है, आप कह सकते हो ब्लड कैंसर होता है। उसके बाद हमने क्या आपका कि हम यहाँ पे कुछ रेडियोग्राफी भी करते हैं। रेडियोग्राफी में हमने क्या क्या चीजें की, रेडियोग्राफी में हमने किया कि हम एक्सरेज यूज करते हैं, सीटी करवाते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी और हम एमआरआई करवाते हैं। सबसे सेफ इसमें से एमआरआई है, जो किसका यूज करती है, मैग्नेटिक फील्ड का और साथ में नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का। सीटी के अंदर हम एक्सरे यूज करते हैं, जो हमें क्या देती है, जो हमें 3D व्यू देती है। इसके अलावा हमने बात की कि रेडियोग्राफी के अलावा हम कई बार कुछ एंटीबॉडीज का भी यूज करते हैं कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। और कई बार हम क्या यूज करते हैं, मतलब बहुत सारे कैंसर क्या होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं। तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक है जिसका हम यूज करते हैं कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। और जो भी मतलब ऐसे कैंसर जो आपकी इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और मान लेते हैं कि किसी को कोई सस्पेक्ट है कि हो सकता है मुझे हो, तो ऐसे को क्या करना चाहिए, एडवाइस है कि आप एक्सपोजर को अवॉइड कीजिए, कि वो किसी भी कार्सिनोजन के कांटेक्ट में ना आए, जिसकी वजह से वो क्या बन सकते हैं, ससेप्टेबल बन सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे सारी बातें की। उसके बाद फिर हमने आपका ट्रीटमेंट किया था। ये वाला पोर्शन एक्चुअली हमारा हो गया था। बस इसमें मैंने शायद आपको अल्फा इंटरफेरोन के बारे में नहीं बताया था, ये बस थोड़ा सा आपको बताना है। बाकी पोर्शन तो जहां तक मेरा ख्याल है हमारा कंप्लीट हो ही गया था आपका। बाकी नहीं है, बस ओनली ये वाला पोर्शन रहता था। तो हमने बात की थी कि अगर हमें ट्रीट करना है कैंसर को, तो कैंसर को ट्रीट करने के लिए हमने कहा था कि हम सर्जरी करवाते हैं। सर्जरी में क्या होता है, जिस भी सेल के अंदर हमारे पास क्या है, मतलब कैंसर है, उसको निकाल दो, सबसे सिंपल बात है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैंसर को मतलब हम ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी, रेस पास करते हैं, इम्यूनोथेरेपी मतलब एंटीबॉडीज ट्रांसफर करते हैं। अब इसके बाद तो यहाँ पे, और हमने कहा था कि मोस्ट कैंसर में हम क्या करते हैं, मोस्ट कैंसर को हम ट्रीट करते हैं कॉम्बिनेशन से, मतलब सर्जरी भी करवाते हैं, रेडियोथेरेपी, रेज भी ट्रांसफर करते हैं, केमोथेरेपी मतलब ड्रग्स का भी यूज करते हैं, दवाइयां भी खाते हैं। लेकिन दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या, हेयर का लॉस हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा अल्फा इंटरफेरोन्स वाला पार्ट रहता था। अल्फा इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, ऐसे इंटरफेरोन्स तो हमने आपका पहले भी किया था कि हमारे पास ये क्या होते हैं, साइटोकाइन होते हैं ना, पहली क्लास में हमने किया था शायद आपका, कि
साइटोकाइन जब हमने बैरर किया था, हमने वहां पे इंटरफेरॉन के बारे में किया था, INF के बारे में, कि हमारे पास ही इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं और ये क्या होती है, दीज आर दी एंटीवायरल प्रोटीन। तो हम क्या करते हैं, इंटरफेरॉन्स का भी यूज करते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। तो ये वाला पोर्शन शायद मैंने आपको यहाँ पे बताया नहीं था। और मोस्टली ये हम इसका यूज किस लिए करते हैं, वायरस के यूज में करते हैं, बैक्टीरिया फंगस के यूज में नहीं करते हैं। और सबसे ज्यादा इसका हम उसका करते हैं जब कोई सफर करता है आपका हेपेटाइटिस सी से। हेपेटाइटिस के टाइप्स होते हैं मतलब ABCD, तो सी में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? क्योंकि जो हमारे ये इंटरफेरॉन के जो ये अल्फा सेल्स होते हैं ना, अल्फा इंटरफेरॉन, ये मोस्टली हमारे टी सेल को स्टिमुलेट करते हैं। और आप सबको पता है कि जब टी सेल स्टिमुलेट होता है, टी सेल किसको एक्टिवेट करता है, बी सेल को एक्टिवेट करता है। और जब बी सेल एक्टिवेट होता है तो बी सेल क्या बनाता है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। तो इंटरफेरॉन्स भी टी सेल को स्टिमुलेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है आपका, मतलब वो रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो किसके ऊपर अटैक करता है, कैंसर सेल के ऊपर वो अटैक करता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ट्यूमर सेल हैव बीन शोन टू अवॉइड रिडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय द इम्यून सिस्टम, therefore the patient are given substances called biological response modifier। तो प्लीज आप इसको अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लो कि अल्फा इंटरफेरॉन नो डाउट साइटोकाइन है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर भी बोलते हैं। तो प्लीज इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर क्या होते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन्स। और ये हम क्या करते हैं, हमें हम अल्फा इंटरफेरॉन्स की इंजेक्ट क्या कहते हैं, जब इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी का तो फिर एंटीबॉडी टेस्ट होता होगा। एंटीबॉडीज टेस्ट होता है या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है? मैम प्रोड्यूस करने के बाद टेस्ट भी तो करेंगे ना उसका। नहीं आप बिल्कुल करेंगे, पर मैं कह रही हूँ कि जब हमने एक बार INF प्रोड्यूस कर ही दिया, और टेस्ट करने वो तो आपका कंफर्मेशन टेस्ट हो गया कि प्रोड्यूस हुई कि नहीं यस हुई। मैम वही। हाँ लेकिन देखिए, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना कि INF टी सेल को एक्टिवेट करता है और टी सेल बी सेल को, बी सेल एंटीबॉडीज को। तो ये ध्यान रखना, इंटरफेरेंस क्या होते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर होते हैं। क्या है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर सच एज अल्फा इंटरफेरेंस, जिसको हम IFN अल्फा भी बोलते हैं, जो एक्टिवेट करते हैं इम्यून सिस्टम को एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। तो जब एंटीबॉडीज बन गई है, वो क्या करती है, ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो बस हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। इतना सा पार्ट रहता था जो मिस हो गया था, बाकी पूरा पोर्शन हमने पहले कर लिया था आपका। तो इंटरफेरॉन्स क्या है, साइटोकाइन भी है, और दीज आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।